2 अगस्त 1981 की तारीख आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज में मुर्गियों का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक सवाल की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसीलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूँकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसीलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर से खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने नजर जरा पैनी की। ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18 सदी का कॉल 20वीं को आ गया हो। लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ कर ले आया। इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर ये सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थर्न सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला ही नहीं पड़ा है। यहाँ न कोई जा सकता है और न ही लोगों से मिल सकता है। आज आपको बताएंगे भारत के उस आदिवासी समुदाय के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से नहीं पड़ा, जिनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। एफिशिएंट वर्ल्ड की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया लेकिन इतिहासकार नहीं मानते कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखे। संभव है कि पोलो ने जो भी लिखा हो वो सब सुनी सुनाई बातें थी। बहरहाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी लेकिन वहाँ उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। शिप से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुसीबत से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोस्टमैन सशस्त्र टुकड़ी को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुँचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले जिन्हें अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। 1896 में संभवतः काला पानी की सजा से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक पहुंचा। कुछ रोज बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। आजादी के भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुँचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुँचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुँची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए लेकिन बोट देखते ही वो
लोग जंगल की ओर भाग गए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनी थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद, जानवर की हड्डियाँ और लकड़ी के कुछ बर्तन थे। कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चलता है कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासियों से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ आए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुँच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है। इसीलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया, जिसमें लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए। तो 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसीलिए कुछ गिफ्ट देकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उस पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, मसलन एक जानवर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन जानवर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सुलूक हुआ। उसी साल नेशनल जियोग्राफी में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर से स्वागत होता। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में टीएन पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थे। मधुमाल के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए तैयार भी हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब साफ था, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी जारी हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। चूँकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसीलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में, जब एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक जो गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुँचा, उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुँचाएगा। 15 नवंबर को चाउ यहाँ पहुँचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुँचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस बोट ले जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों और चाउ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। आइए अब एक नजर डालते हैं कि इन लोगों के बारे में हमें अब तक क्या पता है। पहली बात यह है कि ये लोग आदमखोर नहीं है, क्योंकि आदिवासी मरे हुए साथियों की हड्डियां गले में पहनते हैं। इसे कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इनकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी है। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी रहते
रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ आई बीमारियां, इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई। अधिकतर जनजातियां लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी है, इसी कारण ये बचे भी हुए हैं। यहाँ जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है, बल्कि यहाँ सिर्फ जीना ही काफी है।